हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CNC टेक इंजीनियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कोड्स। ठीक है, जिसे कि प्रिपरेटरी फंक्शंस भी कहा जाता है या ज्योमेट्रिक कोड्स भी कहा जाता है। बेसिकली हम ज्योमेट्रिक कोड्स या जी कोड से मशीन के मूवमेंट्स प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि कटिंग मूवमेंट्स हैं, रैपिड पोजीशनिंग है या इंटरपोलेशन है। ये सारी चीज़ें हम जी कोड से प्रोग्राम करते हैं। तो जी कोड जो है वो हमारे प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो इसे हमें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने डिटेल पेज की तरफ, जिसमें कि हम आपको जी कोड्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो ये है हमारा जी कोड्स या प्रिपरेटरी फंक्शंस या ज्योमेट्रिक कोड्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जी कोड्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है वन शॉट जी कोड और दूसरा होता है मॉडल जी कोड। ठीक है, तो मॉडल जी कोड्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि कुछ ग्रुप में 4 कोड होते हैं, कुछ ग्रुप्स में 2 कोड होते हैं, कुछ ग्रुप्स में 3 कोड होते हैं। लेकिन वो मॉडल जी कोड जो होते हैं ग्रुप्स में रहते हैं और अपने अपने ग्रुप में ही फंक्शन करते हैं। जबकि वन शॉट जी कोड जो होते हैं वो सिंगल रहते हैं और उनका इफेक्ट जो रहता है जिस ब्लॉक में हम प्रोग्राम करेंगे उसी ब्लॉक में रहता है। हम इस चीज़ को जरा डिटेल में समझते हैं। तो ये एक हमारा टिपिकल पार्ट प्रोग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल जी कोड्स फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वो प्रोग्राम में अपना अपना प्रेजेंस बनाते हैं या अपने एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो जी कोड्स का ग्रुप है, मॉडल कोड्स जो है उनका ग्रुप है, वो है G0, G01, G02 और है G03। ये सबसे पहला जी कोड का ग्रुप है। ठीक है, ये चारों कोड एक ही ग्रुप में हैं, तो ये कोड्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एक टाइम पे एक ही कोड एक्टिव रहेगा प्रोग्राम में। जैसे कि हमने यहाँ पर G00 प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो अब G00 तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसे अपने ग्रुप का कोई दूसरा कोड नहीं मिलता है प्रोग्राम के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने G01 प्रोग्राम किया हुआ है, तो इस ब्लॉक से लेकर के इस ब्लॉक तक ये सारे ब्लॉक्स में हमारा जो G00 है वो एक्टिव रहेगा। इसका मतलब सारे मूवमेंट्स जो होंगे इन ब्लॉक्स में वो रैपिड में होंगे। अब यहाँ पर हमने G01 एक्टिव कर दिया, यहाँ पर G01 एक्टिव हो गया, G0 कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ हमने G0 दिया है फिर से, तो इन ब्लॉक्स में सारी मूवमेंट्स G01 में होंगी। मतलब इन ब्लॉक्स में G01 एक्टिव रहेगा और इस ग्रुप के बाकी सारे कोड्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और एक टाइम पे एक ही कोड एक्टिव रहेगा। इसे आप इस तरीके से समझिए, ये चारों दोस्त हैं, इन दोस्तों में से कोई एक दोस्त हमेशा प्रोग्राम में बैठा होगा, बाकी तीनों दोस्त बाजू में हट जाएंगे। और अगर कोई उन तीनों में से कोई एक दोस्त प्रोग्राम में फिर से आ गया तो पहले वाला जो दोस्त प्रोग्राम में बैठा हुआ है वो बाजू में हट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी ग्रुप्स हैं जी कोड्स के, जैसे G96, G97, ये एक ग्रुप है। तो ये दो दोस्त हैं या ये दो जी कोड्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसमें से प्रोग्राम में एट ए टाइम एक ही कोड एक्टिव रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर G97 एक्टिव किया है तो G96 कैंसिल हो जाता है। यहाँ जैसे हमने 96 एक्टिव किया है तो 97 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी खासियत क्या है इन कोड्स की कि ये अपने अपने ग्रुप में फंक्शन करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक ग्रुप का कोड, जैसे ये G96 97 जो एक ग्रुप है ये दूसरे ग्रुप के कोड्स को अफेक्ट नहीं करता है।
और ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं G0 भी एक्टिव है और G97 भी एक्टिव है। दोनों अपने अपने फंक्शंस करते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल जी कोड्स का बेसिक फंडामेंटल है। और वन शॉट जी कोड जो होते हैं, जैसे ये G04 एक वन शॉट जी कोड है, तो जो ये कोड है G04 सिर्फ इसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा। हमने G04 यहाँ प्रोग्राम किया है तो सिर्फ इसी ब्लॉक में G04 एक्टिव रहेगा, इस वाले अगले ब्लॉक में G04 का कोई इफेक्ट नहीं हमें देखने मिलेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया हमारा मॉडल कोड्स और वन शॉट जी कोड्स का। अब हम चलते हैं अपने वापस जी कोड्स के पेज की तरफ और हम समझते हैं कि हर एक जी कोड का फंक्शन क्या होता है और कैसे करते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ग्रुप ये है G0 से लेकर के G03। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें कोड आ जाता है G00। G00 जो है वो रैपिड पोजीशनिंग का कोड है। बहुत लोग इसको G0 भी लिखते हैं तो भी फंक्शन सेम होता है। आप अगर G लिख देते हैं सिर्फ तो भी मशीन उसको G0 ही समझती है। रैपिड पोजीशनिंग क्या होता है, जो हमारा टूल ये इंडेक्सिंग पॉइंट पे है या होम पोजीशन में है, वो वहां से लेकर के ये कटिंग पोजीशन तक दौड़ के आता है, एकदम फुल स्पीड में आता है। और ये जो मूवमेंट है हम G00 से प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए वो इतनी स्पीड से आता है। ठीक है, जो मशीन की जो रैपिड पोजीशनिंग की स्पीड होती है वो स्पीड के मुताबिक ये टूल होम पोजीशन से कटिंग पोजीशन तक आता है। इसे बोला जाता है रैपिड पोजीशनिंग या रैपिड ट्रैवर्स। ठीक है, इस मूवमेंट में कोई कटिंग एक्शन नहीं होता है, सिर्फ टूल की पोजीशनिंग होती है कटिंग पॉइंट के नज़दीक। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा कोड देखते हैं G01। G01 जो है उसे हम कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर मतलब एक लाइन में। तो इस G01 कोड से हम एक लाइन में कटिंग कर सकते हैं। टूल हमारा एक लाइन में काटता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, टूल को हमने इस पोजीशन पे प्लेस किया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टूल है वो G01 में कट कर रहा है, ये G01 में कट करेगा। उसके बाद में ये रिटर्न जो जाएगा वो G00 में जाएगा। ठीक है, तो हम ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमको अगर कोई एंगल में कट करना है तो हम एंगल में भी कट कर सकते हैं। मतलब टेपर करना है या चैम्फर करना है वो भी हम G01 से कर सकते हैं। बेसिकली लीनियर मूवमेंट, जो एक लाइन में जितनी भी मूवमेंट्स हैं, कटिंग मूवमेंट्स हैं, वो हम G01 से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन G01 से हम सर्कुलर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि रेडियस कट करने के लिए हम G01 को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि G01 में एक्चुअल मटेरियल कट रहा है तो हमको फीड प्रोग्राम करना कंपलसरी हो जाता है। अगर G01 के साथ में हम फीड प्रोग्राम नहीं करेंगे तो अलार्म मशीन अलार्म दे देती है और हमको फीड प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे G02 की तरफ। G02 जो है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज है। इसका मतलब हम रेडियस कट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेडियस को कट कर रहे हैं तो हमारा ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पर हम G02 प्रोग्राम करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है, तो अगर हम A से B की तरफ कट कर रहे हैं तो हम G02 प्रोग्राम करेंगे। अगर हम प्रोग्रामिंग ऐसे कर रहे हैं कि हम B से A की तरफ कट करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम B से A की तरफ कट करते हैं तो हम प्रोग्राम करेंगे G03, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
तो G02 जो है वो क्लॉकवाइज कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और G03 जो हम यूज़ करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट दोनों में ही हम रेडियस क्रिएट करते हैं, रेडियस प्रोग्राम करते हैं या सर्कल कटिंग करते हैं, तो इसे इसीलिए सर्कुलर इंटरपोलेशन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर के सर्कुलर इंटरपोलेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कोड है G04 ड्वेल। अब जब G04 हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मशीन का जो मूवमेंट है, टूल्स का जो मूवमेंट है वो कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। जितना कि हमने यहाँ पर टाइम प्रोग्राम किया होगा G04 के साथ, उतने टाइम के लिए टूल का मूवमेंट रुक जाता है। कटिंग मूवमेंट हो या रैपिड मूवमेंट हो, वो दोनों ही रुक जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर मशीन का स्पिंडल और कूलेंट ऑन रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और G04 जो है वो वन शॉट जी कोड है, तो जिस ब्लॉक में हमने उसे प्रोग्राम किया है वो उसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, अगले ब्लॉक में उसका इफेक्ट नहीं आता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं G04X2 हमने प्रोग्राम किया है, तो हमारा मशीन का जो कटिंग टूल्स है उनका मूवमेंट जो है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। इसका मतलब कि मशीन अगले ब्लॉक को, इस G04X2 के बाद जो हमने ब्लॉक प्रोग्राम किया हुआ, उस ब्लॉक को 2 सेकंड रुकने के बाद रीड करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। तो 2 सेकंड का ये ड्वेल हमें मिल जाता है। और अगर हमको ये ड्वेल मिली सेकेंड्स में प्रोग्राम करना है तो हम P का इस्तेमाल करते हैं। P300 मतलब 300 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पर मशीन 0.3 सेकेंड्स के लिए रुक जाती है। और अगर हम P हम अगर 1500 से प्रोग्राम करते हैं तो मशीन 1.5 सेकेंड के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा G04 ड्वेल हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं G20 G21 यूनिट सिलेक्शन। यूनिट सिलेक्शन G20 जो है, अगर हमें इंचेस में प्रोग्राम करनी है तो हम G20 यूज़ करेंगे, अगर हमें मिलीमीटर्स में प्रोग्रामिंग करनी है तो हम G21 कोड का इस्तेमाल करेंगे। G28 जो है वो है रिटर्न टू होम पोजीशन या मशीन ज़ीरो या रेफरेंस पॉइंट। अगर हमें प्रोग्राम के अंदर टूल को रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना है या मशीन ज़ीरो पे ले जाना है तो हम G28 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें क्या प्रोग्राम करना है, G28 U0 W0 एंड ऑफ ब्लॉक। जैसे ही मशीन ये ब्लॉक रीड करती है, टूल हमारा रेफरेंस पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कोड आता है G32 G33। दोनों भी कोड्स जो हैं वो थ्रेड कटिंग के लिए हैं। अगर हमें थ्रेड कटिंग विदाउट कैंट साइकिल करना है तो हम G32 या 33 का यूज़ करते हैं। दोनों कोड सेम हैं। 32 कोड्स जो है कुछ बहुत सी पुरानी मशीनों में यूज़ होता है, जो पुराने फानुक सिस्टम से उसमें G32 कोड यूज़ होता है, और जो आजकल के लेटेस्ट सिस्टम्स आए हैं फानुक के उसमें G33 कोड यूज़ होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम ही है। ठीक है, हालांकि इन कोड्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि हम ज़्यादातर थ्रेडिंग जो है वो कैंट साइकिल से करते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट रहती है। उसके बाद हमारा जो अगला कोड है, अगला जो हमारा ग्रुप है वो है G40 41 42। ठीक है, 41 है टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन लेफ्ट, 42 है टूल नोज कॉम्पनसेशन राइट, और 40 जो है इन दोनों कॉम्पनसेशन को कैंसिल करता है। हम लोग इसे एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा एक टिपिकल CNC का कटिंग टूल है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं एक रेडियस रहती है, टूल का जो पॉइंट रहता है एकदम शार्प कभी नहीं होता है, उसमें 0.4 या 0.8 की रेडियस होती है। इस रेडियस की वजह से हमारी जो कटिंग होती है वो प्रोग्राम पाथ पे नहीं होती है, उससे थोड़ी छोटी कटिंग होती है। मान लीजिए हम चैम्फर अगर 5 मिलीमीटर का मार रहे हैं और हमने अगर कॉम्पनसेशन नहीं प्रोग्राम किया तो डिपेंडिंग अपॉन द टूल रेडियस वो चैम्फर थोड़ा छोटा कटता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन का यूज़ करते हैं। इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन के बारे में पूरा डिटेल में आइडिया आ जाएगा। ठीक है,
तो इन ब्रीफ हमने समझ लिया कि टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन से हम जो हमारा प्रोग्रामिंग में एरर आता है बिकॉज ऑफ द टूल नोज रेडियस, उसे हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसको 92 का हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं G54 to 59, ये बेसिकली वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका कि हमें CNC लेथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। CNC लेथ में हम एट ए टाइम पे एक ही कंपोनेंट बनाते हैं, एक ही कंपोनेंट को प्रोग्राम करते हैं, तो हम वर्क कोऑर्डिनेट्स G54 में स्टोर हो जाते हैं हमारे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मशीन में एक्टिव रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा कोड आ जाता है, एक ग्रुप आ जाता है 9697। G97 अब क्या है, इसे हमें डिटेल में समझना होगा। G96 जो है वो कांस्टेंट कटिंग स्पीड या कांस्टेंट सरफेस स्पीड को प्रोग्राम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी जो सरफेस स्पीड या कटिंग स्पीड होती है उसका फॉर्मूला है VC = πdn डिवाइड बाय 1000। ठीक है, दिस इज इन मीटर्स पर मिनट। अब पाई की वैल्यू हो गई 3.142, डी हो गया हमारा कंपोनेंट का डायमीटर, एन हो गया रेवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ द स्पिंडल। तो इस फॉर्मूले से हमको कटिंग स्पीड अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मशीन आरपीएम कैलकुलेट करके स्पिंडल को डिजायर आरपीएम पे रन करती है। ठीक है, तो हम इस G96 कोड से बेसिकली कटिंग स्पीड की प्रोग्रामिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा जो कटिंग ग्रेड है, जो कार्बाइड का ग्रेड है और जो रॉ मटेरियल का ग्रेड है, वो इस तरीके से है कि हमारा VC 200 आ रहा है। 200 VC हमारा अगर 200 मीटर्स पर मिनट है। कटिंग स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के कॉम्पोजिशन पे और कार्बाइड ग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारा कार्बाइड ग्रेड और रॉ मटेरियल कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हमें कटिंग स्पीड 200 यूज़ करनी है, तो हम G96 के साथ में हम क्या करेंगे, G96 के साथ में S200 प्रोग्राम कर देंगे। ठीक है, हम G96 के साथ में S200 प्रोग्राम कर देंगे। तो अब इस केस में मशीन समझ जाएगी G96 के साथ में अगर हमने S200 दिया है, इसका मतलब हमने कटिंग स्पीड 200 प्रोग्राम की हुई है, और हमारा जो आरपीएम आएगा वो मशीन इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करती है और हर एक डायमीटर पे वो आरपीएम चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम G97 प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए हम अगर G97 प्रोग्राम करते हैं, G97 के साथ में अगर हमने प्रोग्राम किया S500, ठीक है, तो यहां मशीन समझ जाती है कि G97 के साथ में जो S प्रोग्राम किया है वो कटिंग स्पीड नहीं है, वो आरपीएम है। तो मशीन 500 आरपीएम पे चलती है। डायमीटर भले 80 हो, 20 हो या 40 हो डायमीटर पे हम काम कर रहे हो, हमारा आरपीएम 500 ही रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पर G97 प्रोग्राम किया हुआ है। तो G96 जो है वो कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए प्रोग्राम यूज किया जाता है, और G97 है जो वो कांस्टेंट आरपीएम के लिए यूज किया जाता है। जनरली हमारे जो CNC लेथ पे ऑपरेशन होते हैं, जैसे टर्निंग है, आईडी टर्निंग है, ओडी टर्निंग है, ग्रूविंग है, इन सारे ऑपरेशंस में हम G96 का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कटिंग एज पर कटिंग स्पीड होए और अलग अलग डायमीटर पे अलग अलग आरपीएम पे मशीन काम करे। जबकि हम अगर थ्रेडिंग कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हम G97 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में हमारा आरपीएम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ हमें समझनी है कि जैसे जैसे हमारा अगर हम फेसिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जीरो की तरफ आते हैं, जीरो की तरफ आते आते हमारा आरपीएम बढ़ते जाता है, और वो आरपीएम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी, कंपोनेंट अनस्टेबल होकर चक में से छूटने की संभावना पैदा हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर G92 का इस्तेमाल करते हैं। G92 जो है वो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड क्लैंप है। इसका मतलब क्या है
कि जो G96 हमने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम के उस कटिंग स्पीड के मुताबिक अगर हमारा आरपीएम 8000 10000 आ रहा है तो मशीन उतने आरपीएम पे नहीं जाएगी। हमने जो G92 में मैक्सिमम स्पीड प्रोग्राम की हुई है, मान लीजिए हमने मैक्सिमम स्पीड G92 में प्रोग्राम की हुई है S3000, तो हमारी मशीन 3000 आरपीएम के ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर रहता है जिसमें कि हम आरपीएम को एक सेफ लिमिट पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फीड पर मिनट और फीड पर रिवोल्यूशन। जनरली हम सीएनसी लेथ में फीड मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन यूज करते हैं, तो हमारा जो G94 कोड है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, वो हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। नहीं, हमारा G94 कोड नहीं है, G95 जो कोड है, G95 कोड इज फीड इन मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, वो हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। और अगर हमें फीड मिलीमीटर पर मिनट में प्रोग्राम करनी है तो हम G94 कोड को एक्टिव करते हैं। दोनों बेसिकली एक ग्रुप के कोड हैं, तो दोनों में से कोई एक एक्टिव रहता है, दूसरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा G95 जो है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ये हमेशा एक्टिव रहता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें फीड मिलीमीटर पर मिनट में प्रोग्राम करनी है तो हम G94 कोड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला ग्रुप है G90 G91। तो G90 जब हम प्रोग्राम करेंगे तो G91 कैंसिल हो जाएगा, G91 हम प्रोग्राम करेंगे तो G90 कैंसिल हो जाएगा। दोनों कोड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एक टाइम पे एक ही कोड एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल मोड। तो G90 जो है वो एब्सोल्यूट मोड है, G91 है इंक्रीमेंटल मोड। तो हम देखते हैं एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हमारा अभी एक कंपोनेंट है, ये पॉइंट जो हमारा है, ए पॉइंट ये है x0 z0, इस पॉइंट पे x भी 0 है, z भी 0 है। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारा जो बी पॉइंट है, ये वाला जो बी पॉइंट है, यहां पर x25 है और x25 है। ये देखिए यहां पर x25 है, z-22 है, z22 है और डाया हमारा यहां पर 25 है। बी पॉइंट पे x25 z-22 ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से हम अगर सी पॉइंट पे जाते हैं तो हमारा डायमीटर क्या है, यहाँ पर सी पे 30 है, तो x 30 हो गया, सी पॉइंट पे x 30 है और z कितना हो गया -42। ये 22 और 20 को हम जोड़ देंगे तो 42 हो जाता है। और डी पॉइंट पे अगर हम जाते हैं, डी पॉइंट पे जाते हैं तो हमारा डायमीटर 30 है, तो x 30 हो जाता है और z -82 मतलब 40 और 20 60 और 22, इसको जोड़ के हमारा z -82 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम सारे जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट पॉइंट जो हमारा वर्क जीरो है, ये जो ओरिजिन है, वहां से हम काउंटिंग कर रहे हैं, वहां से कैलकुलेशन करके हम ए बी सी या डी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंटल मोड में क्या होता है, इंक्रीमेंटल मोड में हम टूल जहां पे रहता है, टूल अगर जिस पोजीशन पे खड़ा है वहां से हम अगले पॉइंट की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मान लीजिए हमारा टूल अगर बी पॉइंट पे है, इस वाले ये बी पॉइंट पे है, और उसके बाद अगर हम इसको एक्स प्रोग्राम करते हैं 2.5 और z -20.0, ठीक है,
तो हमारा टूल जो है सी पॉइंट पे आ जाता है। बेसिकली जब टूल बी पॉइंट पे है, बी से सी जाना है तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट्स देने हैं, और जब सी से डी जाना है तो हमको इसे सी पॉइंट से डी पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट्स देने के हैं। और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे, एब्सोल्यूट कोड यूज करेंगे G90, तब हमारा सारा कैलकुलेशन x0 z0 से होगा। तो ये फर्क है हमारा एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और जी कोड्स आपके पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।